A very good evening to all of you. So, welcome to the current affairs session. आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. ओके सर. तो अगस्त का हमारा करंट अफेयर्स चल रहा था. अच्छा एक मिनट, ये शायद मुझे फिर से करना पड़ेगी. ओके सर, अभी ठीक है. स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चन. हाँ, आज हम लोग, हाँ आज मैथ्स क्लास ऑफ था आपका. चलो अब बहुत हो गई बातें, ठीक है. नी हाओ, बहुत हो गया. तो अगस्त में सर अभी हम लोग कुछ 55 क्वेश्चंस कर लिए थे ना. पहले कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते थे कि कितना याद है. हाँ नहीं हाउ, बताइए. क्वेश्चन नंबर 11. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो वाज सीन इन न्यूज. इट कैन लॉन्च सैटेलाइट्स अप टू हाउ मच मास इनटू 500 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट. बताइए. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी इसरो ने डेवलप किया है. तो कितने हद तक का मास, कितने मास तक का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में. देखो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाएगा. ठीक है. जियो सिंक्रोनस में तो जाने से रहा. करेक्ट आंसर इज 500 kg. ठीक है, तो 500 kg तक का बोझ उठा सकता है. आसियान सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार. इसका करेक्ट आंसर बताइए और आसियान की फुल फॉर्म भी बताइए. जकार्ता में है. करेक्ट आंसर जकार्ता, इंडोनेशिया. फुल फॉर्म याद है इसकी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान की फुल फॉर्म. ये बताइए. अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2002, द रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स. ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था. नया एक्ट बन रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022. तो इसमें एक प्रोविजन है कि आप जो रिकॉर्ड्स हैं क्रिमिनल्स के वो कितने सालों तक स्टोर करने करने हैं आपको, उसके बाद उसको डिलीट कर देना है. तो ये आप लोग पिछली बार भी बता पाए थे. जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या था करेक्ट आंसर. बिल्कुल करेक्ट आंसर था 75 ईयर्स. ठीक है. तो सर क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से. ठीक है, तो रेडी हैं? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 56. रिसेंटली अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व was approved by the Union Environment Ministry. It will take total number of elephant reserves in Tamil Nadu to how much amount? देखो जैसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर्स के लिए टाइगर रिजर्व्स हैं, उसी तरह से एलिफेंट्स के लिए एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में. ठीक है. तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जहां भी जरूरत पड़ती है एलिफेंट रिजर्व क्रिएट करती है.
तो ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि नंबर ऑफ सारे याद करा दूंगा एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। बट अभी सवाल है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व से। देखो अगस्त्य मलाई नाम से ही वैसे कई लोग समझ गए होंगे कि ये नाम आपका तमिलनाडु में यूज होता है, ठीक है। अगस्त्य मलाई वर्ड कहाँ यूज होता है आपका, तमिलनाडु में यूज होता है। तो अगस्त्य मलाई क्या है, एलिफेंट रिजर्व है। तो अभी ये नया नया एलिफेंट रिजर्व बना है। तो सवाल ये है कि अब टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं इन तमिलनाडु। नेटवर्क खराब है तो ताचिंग दी, फिर आप अभी टाइम ना वेस्ट करिए, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो तो ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट मत करा करिए, क्योंकि आपका फिर 1 घंटे की क्लास में पता चला 1.5 घंटे हो गया बफरिंग देखते देखते, ठीक है। तो उससे बढ़िया जब ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाया करे, आप वहां से इसको देख लिया करिए। और रिकॉर्डिंग में तो आप स्पीड थोड़ा तेज करके भी इसको देख सकते हैं। 7 या 9, करेक्ट आंसर इज 5। इतनी भर भर के भी एलिफेंट रिजर्व नहीं बना देते हैं, जहां बनाया एलिफेंट रिजर्व बना दिया, ठीक है। तो टोटल अब क्या हो गया, ये 5th एलिफेंट रिजर्व हो गया तमिलनाडु का। और ओवरऑल कंट्री में कितने हो गए, 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए, ठीक है। ओवरऑल कंट्री में कितने एलिफेंट रिजर्व हो गए सर, 32 एलिफेंट रिजर्व हो गए, ठीक है। इससे पहले अभी एक सिंगफन एलिफेंट रिजर्व बना है नागालैंड में, 2018 में बनाया गया था। अगस्त्य मलाई की मैं अगर बात करूं तो एलिफेंट रिजर्व भी है, और 22वें रिजर्व में भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 22वें रिजर्व में भी ये काउंट होता है। एलिफेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लो, काम आ जाएगी। अब देखो तमिलनाडु में और कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व है, ये फिर मैं अपन अलग से करेंगे, तो इसलिए अभी वो वाला पार्ट छोड़ रहा हूं। हाँ, जैसे टाइगर है, टाइगर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इसी तरह से IUCN के हिसाब से एलिफेंट कौन सी कैटेगरी में आता है। तो 3 देखो प्रोटेक्शन स्टेटस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो IUCN के हिसाब से, एक होता है साइट्स। साइट्स क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो साइट्स एक कन्वेंशन है जो क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेडिंग को रोकता है। तो साइट्स ने डिपेंडिंग ऑन द क्या कहते हैं सीवियरिटी, कि कौन सा जो स्पीशी है कितना उसको प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने अपेंडिक्स बना रखे हैं, ठीक है। इसी तरह से भारत सरकार ने जो कानून बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत भी शेड्यूल्स बना रखे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोटेक्शन स्टेटस, किसी स्पीशी को कम प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। पता चला प्रोटेक्शन करने आए तो आप चूहों को भी प्रोटेक्ट करने लगे, ठीक है। तो सबके प्रोटेक्शन स्टेटस अलग होने चाहिए। अब जिसकी कमी है उसको ज्यादा प्रोटेक्ट करो। तो इसीलिए उन्होंने भी क्या बनाए हैं, शेड्यूल्स बनाए हैं। तो IUCN के हिसाब से ये आता है इंडेंजर्ड कैटेगरी, साइट्स के हिसाब से आता है अपेंडिक्स 1, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से आता है शेड्यूल 1, ठीक है। तो ये मान सकते हो आप, हाथियों पे ऊपर स्ट्रिक्टनेस सरकार की ज्यादा है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ठीक है जी। तो हाथियों के लिए क्या है, इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 है, शेड्यूल 1 में ही आते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था उसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यानी इसमें स्टेट्स भी कुछ पैसा लगाएंगे, 40% स्टेट्स का खर्चा होगा, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो 10% हिली स्टेट्स देंगे। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसकी ईयर याद रखना, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की ईयर पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट का ईयर याद रखना, कब हुआ था ये, 1992, ठीक है। एक याद रखना, वर्ल्ड एलिफेंट डे ग्लोबली किस दिन मनाते हैं। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के नाम पे पूछ लेता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे सर हम कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। मतलब 365 दिन है, तो 365 के 365 दिन कुछ ना कुछ मनाते ही रहते हैं हम। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे सर किस दिन मनाया जाता है, 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ठीक है।
तो जिनको सेलिब्रेट करने के लिए बस रीजन चाहिए होता है तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें पार्टी करनी होती है, सेलिब्रेट करने का रीजन चाहिए बस, तो वो लोग इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जरूर याद रखें, क्योंकि कोई ना कोई दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो 12 अगस्त को मस्त अपना वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाइए, डोमिनोज का पिज्जा खाइए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का था 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा ये क्या था, ये भी 56 है, ये थोड़ा सा, हाँ ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन की वो चेंज हो गए सीक्वेंस, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्वेश्चन 56 देखो, एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है उदार शक्ति, इंडिया और किस कंट्री के साथ हो रही है, उदार शक्ति इंडिया और किस कंट्री के बीच हो रही है, बताइए। हाँ जी सर, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। चलो तुक्का लगा रहे हैं मलेशिया। तो उदार शक्ति की अगर बात करूं तो बिल्कुल ये किसके साथ हो रही है सर, उदार शक्ति जो आपकी एक्सरसाइज है ये मलेशिया के साथ हो रही है। Recently, a contingent of the Indian Air Force left for Malaysia to participate in a bilateral exercise named उदार शक्ति। मलेशिया की लोकेशन देखना हो तो वही साउथ ईस्ट एशिया में आ जाओ, ये वियतनाम, ये थाईलैंड है यहाँ तक, इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये मलेशिया का है, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड कहलाता है, ठीक है, ये पूरा बोर्नियो आइलैंड कहलाता है। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है सर, ये आपका मलेशिया है। तो मलेशिया अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली दो हिस्सों में बटा है, एक तो ये, एक ये, तो इसको कहते हैं ईस्ट मलेशिया, इसको कहते हैं वेस्ट मलेशिया। और यहाँ पे एक छोटा सा एक और कंट्री है जिसको ब्रूनी कहते हैं, ठीक है, ये छोटा सा कंट्री ये क्या कहलाता है सर, ब्रूनी कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो बाकी पोर्शन है बोर्नियो का ये इंडोनेशिया का पार्ट है, इसको कालीमंथन आइलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, कालीमंथन। ये बाकी बचा इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो बोर्नियो आइलैंड में तीन कंट्रीज का हिस्सा है, एक तो इंडोनेशिया, एक मलेशिया और ये आपका ब्रूनी, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड मैप पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 57, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट इन्वोक्ड essential commodities act to curb rising tur dal prices, essential commodities act was originally passed in which of the following years। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कुछ आइटम्स होते हैं जैसे दालें हो गई, वीट हो गए, तो इसके प्राइसेस अब बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो आम आदमी इनको खरीद नहीं पाता है। तो सरकार की कोशिश रहती है कि ऐसे आइटम्स जो हमारे डेली नीड के लिए जरूरी हैं उनको हम कहते हैं इसेंशियल कॉमोडिटीज, ठीक है। तो इन इसेंशियल कॉमोडिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कानून बनाया, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट। तो ये कानून किस साल बनाया, ये कानून करता क्या है, ये बेसिकली करना कुछ नहीं है, इसमें सरकार को पावर मिल जाती है कि जो भी इसेंशियल आइटम्स है उनकी सप्लाई को सरकार कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लो हो सकता है कोई दाल है वो एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगे, अब एक्सपोर्ट होगी तो इंडिया में तो सर उसकी सप्लाई कम हो गई ना, ये सारी दाल बाहर जाने लगेगी तो इंडिया में सप्लाई कम हो जाएगी। इंडिया में अगर इसकी सप्लाई कम हो गई तो इंडिया में इसका दाल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कई बार जो एक्सपोर्टर्स होते हैं ये ऐसा करते हैं, उन्हें दिखता है कि बाहर को दाल एक्सपोर्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट है तो वो एक्सपोर्ट करने लगेंगे। अब कंट्री में सप्लाई कम हो गई, दाल की प्राइस बढ़ जाएगा, तो इस बढ़ते प्राइस से रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार यहाँ पर आके एक्सपोर्ट पे कैंची चला देगी, एक्सपोर्ट बंद कर देगी इस दाल का, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट क्यों बंद कर पाई, ये पावर कहाँ से मिल रही है सरकार को,
इस इजेंशियल इजेंशियल कमोडिटीज एक्ट से मिल रही है, क्योंकि भैया ये देश के लोगों के आम खाने की जरूरत वाली चीज है। इसको आप बैन नहीं या बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर आपके खुद के लोग भूखे मरे, ठीक है। तो इस तरह से सरकार प्राइस वगैरह को कंट्रोल करती है। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ये नहीं चलेगा, सबको आंसर देना। दो दो चार पांच छह लोग तुक्का मार के बस दे रहे हैं, बाकी सब लोग नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर। सबको आंसर देना है, कुछ भी लगाओ तुक्का, कुछ भी करो, आंसर सबको देना है, ठीक है। हाँ जी सर। तो भैया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1955, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना था 1955। अभी आपको याद होगा कि फार्म लॉस पे काफी डिबेट हुई थी, बाद में सरकार ने वापस ले लिए। तो तीन लॉज थे, उन तीन लॉज में से एक लॉ ये था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का अमेंडमेंट था। उसमें सरकार क्या करना चाह रही थी, सरकार ने ये प्लान किया था कि सरकार की जो पावर है ना, कि ये एसेंशियल आइटम्स को कंट्रोल करने की, ये पावर सरकार अपनी खत्म कर रही थी। एक जो सरकार ने एक लिमिट बना रखी है ना, कि आप इस लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, वो स्टॉक करने की जो लिमिट है वो सरकार खत्म कर रही थी इस कानून से। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, क्या होते हैं ना, दुकानदार या बड़े जो फार्मर्स होते हैं या बड़े जो आपके मिडल मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, इकट्ठा सारी दाल ली, एक जगह स्टोर कर ली। अब मार्केट में दाल की हो गई कमी, प्राइस बढ़ गया, जैसे प्राइस बढ़ा तो वो स्टोर वाली दाल निकाल के महंगे दामों में बेचते हैं। इसी को कहते हैं काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग। तो सरकार ने लिमिट लगा रखी थी कि आप एक लिमिट से ज्यादा दाल को स्टॉक नहीं करोगे, और स्टॉक करा और सरकार ने पकड़ा तो उसकी सजा मिलेगी। तो सरकार ये स्टॉक की लिमिट हटा रही थी, ठीक है। तो ये चेंज होने वाला था, बट अब वो बिल वापस ले लिए गए हैं सारे। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट सर किस ईयर में पास हुआ है? 1955। हाँ जी सर। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अभी 11 और वेटलैंड ऐड कर दिए गए हैं टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। नाउ टोटल हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? 64, 49, 54, 75। देखो ये सब मेरी रडार लिस्ट पे है। रामसर साइट्स हो गए, आपका एलिफेंट रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क तो मैं 2 से 3 बार करा ही चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे, इसकी चिंता मत करो। ये बताओ, रिसेंटली इंडिया हैड एडेड 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। नाउ टोटल हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? 64, 49, 54, 75। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके। ए ए
संजू जी और ओइन के हिसाब से ए आंसर बोले तो 64। नेरिफा, रतन और मार्शल। मार्शल कैसे हैं आप? और गामी जी कह रहे हैं 75। ये मैं अभी, ये लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में भी ये सवाल था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे मंत्री जी कह रहे हैं इंडिया एट 75 और हमारे पास 75 रामसर साइट्स हो गए, तो वो खुशी जता रहे थे। जबकि ये तो टेंशन वाली बात है, रामसर साइट्स बढ़ती जा रही है कंट्री में, क्योंकि रामसर साइट उसको डिक्लेयर करते हैं जो साइट बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है। ठीक है, तो रामसर साइट्स में अगर बात करूं तो 11 रामसर साइट्स ऐड की गई हैं हाल फिलहाल में। 3 उड़ीसा में, एक मध्य प्रदेश में, 4 तमिलनाडु में, एक महाराष्ट्र में, 2 जम्मू कश्मीर में, टोटल 11 ऐड हुई हैं। और टोटल अब कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं सर हमारे पास? 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अब सर इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, वन थिंग यू नीड ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर, कि रामसर साइट होती क्या है। तो ये एक सर कन्वेंशन है वेटलैंड्स का। रामसर साइट मतलब ये रामसर कन्वेंशन है, 1971 में हुआ था ये कन्वेंशन। रामसर नाम की एक जगह है ईरान में, वहां पर, ठीक है, ईरान में रामसर नाम की जगह है, वहां पर 1971 में कन्वेंशन साइन होता है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो जो कंट्री इसकी मेंबर्स होती हैं वो आपस में डिसाइड करती हैं कि भैया ऐसे लेक्स या ऐसे वेटलैंड, वेटलैंड बोले तो लेक्स, ऐसे लेक्स जो बिल्कुल ड्रेन हो रहे हैं और जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका सरवाइव करना, तो ऐसे लेक्स को ये जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन वो क्या करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे लेक्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो रामसर कन्वेंशन जिस भी इस लेक को मार्क करता है उसका नाम क्या रख दिया जाता है, उसको कहते हैं रामसर साइट। यानी अब ये किसके कंट्रोल में आ जाएगा, रामसर कन्वेंशन के कंट्रोल में आ जाएगा, तो उन्हीं के हिसाब से इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में टोटल इस तरह के 75 रामसर साइट्स हो चुके हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एपीपीसीएस प्रीलिम्स और एपीएसएसबी एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स के लिए कंबाइंड कोर्स स्टार्ट किया गया है। ठीक है, लवासना कोर्स, इसमें आपको जीएस, सी सेट, जनरल इंग्लिश, आपके एग्जाम्स में जो भी जनरल चीजें पूछी जाती हैं वो सब आपको इस पेपर में कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये कोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 वैसे इसकी फीस है, बट अभी इस पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये कोर्स अभी आप अवेलेबल हो जाएगा आपको 12,000 रुपी में। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 का जितना भी कंटेंट है आपका, ठीक है, वो सब आपको इसमें मिलेगा। सी सेट का पेपर जो 2 होता है प्रीलिम्स का, रीजनिंग, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन सब मिलेगा। ठीक है, जीएस में भी हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश में भी ग्रामर हो गई, वोकैब होगी, राइटिंग स्किल होगी, ये सब आपको कंप्लीट कराया जाएगा इन द कोर्स ऑफ 12,000। ठीक है सर, तो जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8076535685। चलो जी, तो ये मेरे को बताना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, रामसर साइट से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर लिख दी है, ये कन्वेंशन है। अच्छा, ऐसे पूछ सकता है लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सी? वो सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, recently Atal pension Yojana was seen in news, it was launched in which of the following years? 15, 17, 19, 2014। Recently Atal pension Yojana was seen in news, it was launched in which of the following years? बताइए सर।
बताइए सर। दो हजार पंद्रह। ओके। बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ भी तुक्का लगाओ, लगाओ जरूर। इलू बोले जी, फिर आप अपना घर का एड्रेस दे दीजिए, आपके घर पे आके पढ़ा देंगे। ओके। 2015 या 14? इलू जी इसीलिए देखो, अब आपका कमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इंटरेक्शन दोनों साइड से होता है, तब चीजें बनती हैं। इट्स बीन अ मोर देन अ ईयर हम लोग ऑनलाइन में ही चला रहे हैं, और काफी स्टूडेंट्स हम हमारे ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्ट भी हो चुके हैं। जरूरी रहता है कि इंटरेक्शन हमें मेंटेन करके रखना है, इसीलिए मैं बाकी स्टूडेंट से भी कह के रखता हूँ, इंटरेक्ट जरूर करो, ठीक है, कमेंट जरूर करो, कुछ भी करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, कि बस मैं बोले जा रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, थोड़ी देर बाद आप खुद थक जाओगे। ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में ऐसा होने वाला है। तो जरूरी है कि आपको भी बात अपनी रखनी है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन इसीलिए बनाया गया है। तो आप भी इसमें अपना पॉइंट्स रखिए, आप भी अपने आंसर्स रखिए, ठीक है जी, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। डी भी लग रहा है। वेल, अटल पेंशन योजना, इतना तो पता ही होगा कि सर मोदी जी ने लॉन्च किया है, मोदी जी 2014 में आए थे, तो आते आते तो सर कर दी देंगे, तो एक साल तो लग ही गया होगा। करेक्ट आंसर इज 2015। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी स्कीम पढ़ो तो सबसे पहले उसका क्या देखो, टारगेट ऑडियंस, ये बनाई किस लिए गई है। तो ये पेंशन योजना से तो समझ में आ रहा है कि पेंशन देने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये किन लोगों को पेंशन देने के लिए बनाई गई है? तो ये उन लोगों को जो पुअर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और जो वर्कर्स हैं इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, हिंदुस्तान में इकोनॉमी दो सेक्टर से चलती है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जैसे कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी भारत सरकार के पास उस रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन उस कंपनी में हो रखा है, प्रॉपर उस कंपनी से उनकी सैलरी आती है, उसमें उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, ठीक है। प्रॉपर जो एक रजिस्टर्ड कराने की जो प्रक्रिया होती है, वो पूरा एक कंपनी फॉलो करती है, वो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज क्या होता है कि आपने मान लो एक, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जैसे एक कंपनी ने जो लेबर है उसको हायर किया। अब वो लेबर को क्या कोई रजिस्ट्रेशन करवाया? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उन्हें डेली बेसिस पे बस उनको उनका जो हिस्सा बनता था वो देके छोड़ दिया, जब चाहा निकाल लिया, जब चाहा बुला लिया। तो ऐसे सेक्टर जहां पे जो लेबर है, जहां पे जो एम्प्लॉय है, लेबर भी क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉय है, वो वहां पर काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को अरेंज्ड तरीके से सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सेक्टर होता है ये कहलाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर कंपनी या तो रजिस्टर्ड ना हो, और अगर रजिस्टर्ड है भी तो उसकी जो लेबर है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो कंपनी में, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको पे वगैरह भी सरकार के जो कानून है, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो दो तरह की इकोनॉमी चलती है। अब लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, जैसे मान लो आपने लेबर ही देख लिया, या फिर आपने देख लिया कोई जो शॉप्स वगैरह होती हैं, दुकानें वगैरह होती हैं, तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो सब लोगों को भारत सरकार के प्रोवाइड कर रही है, पेंशन प्रोवाइड कर रही है। तो उन लोगों से कहा जाएगा कि कुछ कुछ पैसा महीने का आप जमा करो, फिर आप जब 60 साल के हो जाओगे तो सरकार आपको क्या देगी? पेंशन बिटवीन 1000 to 5000 के बीच सरकार आपको हर महीने पेंशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक भारत सरकार का नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम चलता है, उसकी एक बॉडी है पीएफआरडीए। अभी इसके फॉर्म भी आए हैं, चाहो तो भर देना। पीएफआरडीए ग्रुप ए की सर्विस के, तो ग्रुप ए इसको पूरा मैनेज करती है। तो अटल पेंशन योजना टारगेट ऑडियंस कौन है सर इसके? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप दीजिए। यहां तक अगर समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछिए। एक तो जैसे ही एग्जाम खत्म होता है ना, तो बाकी लोग ऐसे बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, और यही अभी एग्जाम चल रहा होता है तो उसमें फिर देखो कितना एक्टिव होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। रिसेंटली इंडिया गिफ्टेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब देखो, पहले हम लोग एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदते थे, बनवाते थे, अब हम खुद एक्सपोर्ट करने लगे अपने खुद के बनाए हुए। ठीक है, छोटे मोटे कंट्रीज उनको भेजते रहते हैं कि तुम टेस्ट करो, बढ़िया चल गया तो फिर हम और बना के तुम्हें भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसी भारत सरकार ने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बनाया, तो वो किस कंट्री को भेजा है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। नहीं खरीदते तो हम गिफ्ट कर देते हैं, अरे तुम गिफ्ट में रखो, बढ़िया लगे तो बताना, दूसरा बना के भेजेंगे। तो अभी डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट किसको भेजा है? दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो भर दीजिए। भर दिया ना, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो मार्शल बताइएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, बांग्लादेश। बाकी लोग? श्रीलंका। बहुत बढ़िया। और कौन कौन है? ये बांग्लादेश कौन कौन बोल रहा है? बांग्लादेश वाले कौन कौन है? बांग्लादेश वाले कौन कौन है? चलो, तो जो भी बांग्लादेश बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट हमने किसको बना के दिया है सर? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 61। एक नई स्पीशी है, इमेज देख लो, नाम भी इसी तरह से, टोटेनस धृति। टोटेनस धृति। Recently, a new species named Totenus धृति was discovered. It belongs to which of the following species? Frog, lizard, copepod, butterfly. It belongs to which of the following species? Frog, lizard, copepod, butterfly. चलो कोई दिक्कत नहीं, तुक्का गलत हो जाए तो भी आंसर ध्यान रहना चाहिए। मैं इसीलिए आपसे यहाँ टिक करवाता हूँ ताकि जो भी गलती हो यहीं कर दो, एग्जाम में ना करो। और आपको भी पता है, आप लोग भी अभी अगर यूडीसी का पेपर देखो, फॉरेस्टर का पेपर देखो, तो करंट अफेयर्स लगभग यही सब घूम फिर के आते हैं। ठीक है, तो अलग से कोई वो नया अलग ऐसा कोई न्यूज़पेपर अलग से नहीं है जो मतलब एपीपीसीएस या एपीएसएसबी वाले पढ़ते हो, बाकी लोगों को ना पढ़ने देते हो। वो भी यही सारी न्यूज ही से उठा के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो अलग कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं में आप महारत हासिल कर लो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और जिन्होंने किया है उनको हुआ भी है। ठीक है, कॉकरोच जैसा लग रहा है तो कॉकपोर्ट लगा दो आंसर, और तुक्का सही बैठ गया, कॉकरोच जैसा लग रहा है तो कॉकपोर्ट लगा दो। ठीक है, तो कॉकपोर्ट किस इसका नाम क्या है?
ये तो कॉपोर तो चलो उसको प्यार से कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम क्या, टॉर्टेनस धृति। तो डॉक्टर धृति बैनर्जी हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सॉरी इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। डॉक्टर धृति कौन है, फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए, इमेजिन करो हु इज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इमेजिन करो कितने लोग इसको कर पाएंगे कितने नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं इसीलिए कवर करा के चलता हूँ इसमें, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा ना हो कि सिर्फ जो न्यूज़ है उसी को कवर कराएं, उससे रिलेटेड आसपास की जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको रेडी करनी होती हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि जीके बहुत वास्ट है वास्ट है वास्ट है, तो वो वास्टनेस ऐसे ही कंप्लीट होती है जब ये आसपास की आप चीज़ें कवर करने लगोगे न्यूज़ के, फिर आपको लगेगा लगभग लगभग आप काफ़ी कुछ कवर कर चुके हो, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर हम माने, इलू जी आंसर लेट आ रहा है आपका, शायद आपका इंटरनेट स्लो होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर हम माने तो ये 1916 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका काम क्या रहता है, जितने भी एनिमल स्पीशीज है ना उनके ऊपर सर्वे करना, और जो आईयूसीएन आपको बताता है ना कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीसी एक्सटिंक्ट है, तो ये सारा डेटा कौन देता है आईयूसीएन को, इंडिया की तरफ से एनिमल स्पीसीज का डेटा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही देता है, ठीक है। तो 1916 में ये बना था, आज़ादी से पहले का बना हुआ है। टू प्रोमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च टू इनहेंस द नॉलेज रिगार्डिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। तो एनिमल टेक्सोनॉमी की ये इंडिया की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें दूसरी चीज ये याद रखना, अब ये रीजनल सेंटर से याद करने मत बैठ जाइएगा, हेडक्वार्टर्स ध्यान रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कोलकाता में, ठीक है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो भी स्पीशीज हैं आपका, एनिमल स्पीशीज, उन सारी स्पीशीज के जानकारी कौन रखता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है, ठीक है। जितने भी जूलॉजिकल कनेक्शन आपके मेंटेन हो रहे हैं वो सब कौन मेंटेन कर रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 62। Recently, WHO has renamed the variants of which of the following as class 1, 2A and 2B? कौन से वायरस के जो वेरिएंट्स है उनको इस नाम से पुकारा गया, वन क्लास 1, क्लास 2A, क्लास 2B? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। हाँ जी सर। मंकी, नेट खराब है ना, आज मुझे लग रहा है नेट की प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, तो 2-3 सवाल और। जीका, मंकी पॉक्स,
कौन सा न्यूज में चल रहा है इस टाइम, ये बताओ आप। न्यूज में तो सर मंकी पॉक्स चल रहा है, तो करेक्ट आंसर भी क्या होना चाहिए, मंकी पॉक्स। ठीक है, तो मंकी पॉक्स इज जूनोटिक डिसीज है, जूनोटिक जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, एक पॉक्स लाइक डिसीज है, जैसे होता है ना चिकन पॉक्स, उसी की तरह ये मंकी पॉक्स। पॉक्स एक कैटेगरी होती है, फैमिली होती है ना, ये वायरस होता है। पॉक्स क्या, एक वायरल डिसीज होती है, वायरस से होती है। इनकी पूरी फैमिली है पॉक्स विरिडे। ठीक है, पॉक्स विरिडे, तो उसी से निकले हैं ये सारे वायरस। जैसे एक हमने पढ़ा था एलएसडी, लंपी स्किन डिसीज, जो क्या कहते हैं आपका कैटल्स में हो रही, वो भी क्या है, पॉक्स डिसीज है। बट ये पॉक्स फैमिली का, पॉक्स विरिडी फैमिली का कौन सा वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। ठीक है, तो मंकी पॉक्स किस वायरस से होता है, वैसे वायरस का नाम ही मंकी पॉक्स है, बट ये किसका मेंबर है, ऑर्थोपॉक्स वायरस का। ठीक है, तो ऑर्थोपॉक्स सुनो, पॉक्स विरिडे सुनो, मंकी पॉक्स सुनो, किधर जाओगे, मंकी पॉक्स। तो इसके भी वेरिएंट्स होते हैं, तो उन्होंने इसके जो वेरिएंट्स है उसका नाम क्लास 1, क्लास 2 है, क्लास 3, ये इस नाम से पुकारा है। ये सवाल पूछ सकता है कि सर ये बीमारी आई कहाँ से, तो ये आई है नाइजीरिया से, इट इज एंडेमिक टू नाइजीरिया। ठीक है, कहाँ से आई है, नाइजीरिया से आई है। मंकी पॉक्स कौन कौन के जानवरों से पाया जा रहा है, जैसे मंकीज से पाया जा रहा है, मंकी से स्प्रेड होता है, एप्स से स्प्रेड होता है, कुछ और रोडेंट्स हैं जैसे कि आपके चूहे हो गए, स्क्वायरल्स हो गए, प्रायरी डॉग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनसे भी मंकी पॉक्स फैलता है। तो ऐसा नहीं कि मंकी नाम है तो सिर्फ मंकी से फैल रहा है, मंकी के अलावा और भी स्पीशीज हैं जिनसे मंकी पॉक्स फैलता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं मिथ बस्टर, ये फैक्ट्स, कि अगर मान लो कभी कोई आपसे स्टेटमेंट में दे दे कि मंकी पॉक्स वायरस सिर्फ मंकी से फैलता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और भी जानवर हैं जो मंकी पॉक्स के नाम के आड़े में खुद और भी फैलाते हैं। ठीक है, तो उसको कंफ्यूज नहीं करिएगा कभी, वेल ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑथोराइज्ड द फर्स्ट एवर कोविड-19 वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। देखो, कोरोना की वैक्सीन तो पहले भी आ गई थी, बट कोरोना का एक सेपरेट नया वेरिएंट आपको भी पता, काफी न्यूज में था, ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के लिए अलग से वैक्सीन बनाई गई। तो फर्स्ट एवर कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट वाली जो वैक्सीन है वो किस कंट्री ने ऑथोराइज करी है। अब बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे उसको देंगी परमिशन बिकने को, तो सबसे पहले कौन सी कंट्री ने उसको ऑथोराइज किया है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, बताइए। ओह माय गॉड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यूके। वाकई में पता था क्या। तो यूके ने अप्रूव करा है बूस्टर वैक्सीन के नाम पे। देखो, कोविड-19 की वैक्सीन तो लगी चुकी है, पर एज ए बूस्टर वैक्सीन कि भैया नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, वो आपको नुकसान ना पहुंचा, उसकी अलग से वैक्सीन ले लो। ठीक है, अब बूस्टर के नाम पे और नई नई वैक्सीन आती रहेंगी और आप लगवाते रहिए। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अभी एक चेनाब रेलवे ब्रिज आपने सुना था, इस तरह से बारामूला इलाका है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उसको कनेक्ट कर रहा है ये जम्मू और कश्मीर को। तो वहां पर ये एक जो ये गोल्डन जॉइंट कहलाता है, चेनाब रेलवे ब्रिज, उसको इनॉग्रेट करा है। तो ये जो चेनाब रेलवे ब्रिज में जो गोल्डन जॉइंट है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी, कुलगाम, कठुआ, पुलवामा। तुक्का गलत हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो गलती करनी यही कर दो। अब आप ये भी तो सोचो, तुक्का गलत हुआ लेकिन आपने सीख लिया, मतलब आने का फायदा हुआ ना क्लास में, कुछ नया सीख के जा रहे हो, बस ऐसे ही नया सीखते रहो। रियासी में है सर। ठीक है, कहाँ पर है, रियासी में। इसमें ये इमेज जरूर ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। ये रिवर है, रिवर का लेवल, तो बताना चाह रहे हैं कि देखो भैया, एफिल टावर खुद 324 मीटर्स का है बस। एफिल टावर 324 मीटर्स का है,
और हमारा जो ब्रिज है इससे भी 35 मीटर ऊंचा है, 359 मीटर तक की हाइट का है ये, यहाँ से जोड़ोगे। और ये है गोल्डन जॉइंट, ठीक है। तो ये किस किस इलाके में पड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इसके ऊपर ये ब्रिज बना है, ठीक है। इस पर ट्रेन छुक छुक चलेगी। इट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। क्वेश्चन नंबर 65। Recently, Defense Minister Rajnath Singh has unveiled a statue of Veer Durgadas Rathore on his 385th birth anniversary in which of the following states? राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर का स्टेचू इनॉग्रेट किया था। अनवील मतलब उससे पर्दा हटाया। ऐसा होता है जब भी कोई नया स्टेचू बनता है ना, तो उस स्टेचू को कवर करा जाता है, ठीक है, पन्नी से रैप करके रखते हैं। तो मंत्री जी आते हैं, इस पन्नी को खोलते हैं। व्हील का मतलब होता है पर्दा, ठीक है, पर्दे में होता है स्टैचू। मंत्री जी आएंगे, पर्दा हटाएंगे, मतलब अनवील करेंगे, ठीक है। तो अपन अंग्रेजी भी सीखते चल रहे हैं साथ ही साथ। तो अनवील कर दिया, तो अनवील करके क्या देखा, किसका स्टैचू था, वीर दुर्गादास राठौर का स्टैचू था, ठीक है। तो किस स्टेट में वो गए थे इसको इनॉग्रेट करने, राजस्थान, महाराष्ट्र, क्या लगता है, राठौर नाम से क्या लगता है कौन रहे होंगे। वेल वेल वेल, करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज राजपूत, मतलब राजस्थान, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौर जो थे राजपूत जनरल थे। अगर राजपूत जनरल आपको याद आ जाता तो खट से आप राजस्थान लगा देते। मारवाड़ एरिया के वो राजपूत जनरल थे और औरंगजेब को उन्होंने हराया था, ठीक है। तो मुगल से फाइट के अगेंस्ट वो काफ़ी फेमस रहे हैं, ठीक है। तो जो राजपूत वॉर हुए थे 1679 से 1707, उसमें उन्होंने काफ़ी राठौर फोर्सेस को कमांड किया था। राजपूत रिबेलियन में भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है उनका। जो औरंगजेब के बाद, जैसे 1707 तक तो औरंगजेब जिंदा था, औरंगजेब की डेथ के बाद एक राजपूत रिबेलियन क्रिएट हो गया था आपका मुगल एम्पायर में, ठीक है। तो उस राजपूत रिबेलियन को में भी इन्होंने काफ़ी अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा वीर दुर्गादास राठौर के बारे में। एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखिएगा, राजपूत रूलर थे, राजपूत जनरल थे। कहाँ से थे, राजस्थान से, ठीक है। इतना तो ध्यान रखिएगा। चलो जी, तो नेटवर्क की समस्या चल रही है तो इसको फिर आज यहीं तक रखते हैं। अदरवाइज अपना प्लान था और आगे आज इसको कंटिन्यू करने का। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वैसे तो अपलोड कर दिए गए हैं आपके लिंक में, तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी अगस्त की कंप्लीट नहीं हुई है, जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक कंप्लीट पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। सॉरी, ये हाँ अगस्त का करंट अफेयर्स है ना, तो जुलाई तक का तो अपलोडेड है आपके लिंक में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप जुलाई 2022 तक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।